बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में और रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन डिस्कस की थी। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में इन डिटेल एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स, कंसंट्रेटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एंड फोर्स सिस्टम को कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर और फिर इसकी टाइप्स भी। तो स्टार्ट लेते हैं फोर्स से। जनरली जब हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे स्ट्रक्चर बहुत से मेंबर्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रूम की एग्जांपल ले लें तो इसमें हमारे पास कॉलम्स भी होंगे, बीम भी होंगी और रूफ भी होगी। ये सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टच होते हैं। अगर इन इन सबको एक साथ शो किया जाए तो हमें फोर्स को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल ये बीम और ये कॉलम में शो कर रहा हूँ तो देयर इज़ नो नीड टू शो अ फोर्स। लेकिन जब हम मेंबर्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, अलग अलग शो करते हैं, तो फिर हमें उस अट्रैक्शन को जो कि दो मेंबर्स के दरमियान थी, उस अट्रैक्शन को हम शो करते हैं थ्रू फोर्सेस। अगर हम बुक वाली डेफिनेशन की बात करें तो एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी दैट ट्राइज टू चेंज इट्स स्टेट, कि जो हमारे पास एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे वो एक्शन जो उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे। अब स्टेट चेंज करने से क्या मुराद है, अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे हो तो हमारे उसको मोशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दे, नॉन यूनिफॉर्म कर दे। अगर वो बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हमारे पास उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करें। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो बॉडीज है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2। अब ये मैंने दोनों बॉडीज एक साथ शो की हुई है तो हमारे पास नो नीड टू शो फोर्स। लेकिन अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, आइसोलेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ बॉडी 1 को शो करने की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक फोर्स शो करूंगा F21, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी 2 ऑन 1। जब ये दोनों एक साथ थी तो बॉडी 2 इस पे तब भी फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, लेकिन तब हमने इसको आइसोलेट नहीं किया हुआ था। अब हमारे पास सिर्फ 1 है और बॉडी 2 हमने नहीं ड्रा की तो बॉडी 2 का इफेक्ट इस पे ड्रा करना होगा। वो इफेक्ट क्या है, F21 के बॉडी 2 फोर्स 2 बॉडी 2 जो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इसी तरह अगर हमें बॉडी 2 को ड्रा करना पड़े तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, force exerted by 1 on body number 2. It's a definition of force, the action of one body on another body that tries to change its state. अगर जैसे ही मैं फोर्स का नाम लेता हूँ तो हमारे पास मैं कहूँगा एक बॉडी पे फोर्स लग रही है तो मुझे उसके बारे में 3 चीज़ें बतानी लाजमी होगी। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये बॉडी है और इस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, हमारे पास क्या लग रही है, इस बॉडी पे फोर्स लग रही है। तो फिर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना लाजमी होगा कि हमारे पास 10 न्यूटन की लग रही है या 10 किलो न्यूटन की लग रही है या 100 न्यूटन या 100 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, क्योंकि सबका इफेक्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड से इफेक्ट चेंज होता है। दूसरी चीज मुझे इसका लाइन ऑफ एक्शन या इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन बताना लाजमी होता है। लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन क्या है, हमारे पास वो वाली लाइन जिस पर फोर्स एक्ट करती है उसका एक्सिस के साथ एंगल कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 10 न्यूटन की जो फोर्स है ये हमारे पास इस लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही है, तो हमारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है कि बॉडी को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है। अगर आप पॉइंट सी पे इस तरह की कोई फोर्स ड्रा कर दे तो ये हमारे पास बॉडी को इस डायरेक्शन में, इस फोर्स का इफेक्ट इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे इसको ट्रांसलेट करेगी या रोटेट करेगी, वो बात की बात है, लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हमारे पास इस लाइन पे अफेक्टिव है ये फोर्स। और तीसरी बात हमें इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि हमारे पास फोर्स लग कहाँ पे रही है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे। पहले लाइन ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, इस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब हमारे पास फोर्स पॉइंट ए भी लग सकती है, बी पे भी लग सकती है, सी भी लग सकती है, सेम मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन हमारे पास क्या डिफरेंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल इफेक्ट को, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास जो भी हो एक्सटर्नल इफेक्ट बॉडी का सेम रहेगा। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन की इधर लग रही है या इधर लग रही है या इधर लग रही है, इससे हमारे पास बॉडी के एक्सटर्नल इफेक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरनल इफेक्ट की बात की जाए तो उससे हमारे पास बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जब हम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी में चेंज करेंगे। ये था फोर्स के बारे में। अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस को मुख्तलिफ बेसिस पे इस ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है।
अब बात करते हैं हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स को हम मुख्तलिफ बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बेस पे डिवाइड करें कि फोर्स को एक्ट करने के लिए बॉडी के सरफेस के साथ टच करने की जरूरत है या नहीं है, तो उस बेस पे हमारे पास दो फोर्सेज आ जाती हैं, एक बॉडी फोर्स और एक हमारे पास आ जाती है सरफेस फोर्स। ये फोर्स को क्या किया हुआ डिवाइड किया हुआ है, बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स। बॉडी सरफेस फोर्स हमारे पास वो वाली फोर्स होती है कि बॉडी को एक्ट करने के लिए, फोर्स को एक्ट करने के लिए बॉडी की सरफेस को टच करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मुझे इस बोर्ड को टच करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब इसको टच किए बगैर मैं इसको पुश या पुल नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये क्या आ रही है, सरफेस फोर्स की एग्जाम्पल है। अगर फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस करें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स के लिए बॉडी का आपस में टच होना, बॉडी की सरफेस का टच होना लाजमी होता है। ये हमारे पास सरफेस फोर्स की एग्जांपल में आ रही है। और बॉडी फोर्स हमारे पास वो वाली फोर्सेज है जिनको एक्ट करने के लिए हमारे पास सरफेस के साथ टच करने की जरूरत न पड़े। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, हमारे पास फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अपोजिट हुए तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनके लिए इनका टच होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स आपके पास नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर से अपोजिट आ गए तो रिपेल करेंगे, सेम आ गए तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट आ गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस केस में भी हमारे पास मैग्नेट की एक दूसरे के सरफेस को टच करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। अगर मैं इस पेन को फेंक रहा हूँ तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसके सरफेस के साथ टच नहीं होती। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल, बॉडी फोर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा हम फोर्स को एक और बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास वो कितने एरिया पे एक्ट कर रही है। हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी और फोर्स इस एरिया पे एक्ट कर रही है, उसके रिलेशन के थ्रू भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, कौन सी, कंसंट्रेटेड फोर्स और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। अब हमारे पास अगर रियलिटी में बात की जाए तो सारी की सारी फोर्सेज हमारे पास ओवर एन एरिया डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन रियल वर्ल्ड हमारे पास कोई भी फोर्स कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस हाथ पे ये वाली पिन क्या कर रहा हूँ, फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ, ये वाला फोर्स पिन को क्या कर रहा हूँ, फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये पिन की क्या है, निप का एरिया है। तो ये पिन की जो निप का एरिया है हमारे पास क्या होगा, इस पूरे पे हमारे पास फोर्स क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगी। अगर मैंने सिर्फ ये वाला एरिया क्या करना है, स्टडी करना है, तो हमारे पास ये फोर्स हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। लेकिन अगर मुझे अपना पूरा हाथ स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल ये बाजू भी है, हाथ भी है, ये एरिया बन रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट अगर आप ये देखें तो ये वाला एरिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बन रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बन रहा है। तो इस एरिया के रिस्पेक्ट हमारे पास ये क्या बन रहा है, कंसंट्रेटेड लोड बन रहा है। अगर मैं इस एरिया को स्टडी कर रहा हूँ, पूरे एरिया को स्टडी कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, कंसंट्रेटेड लोड बन रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस छोटे से पार्ट को स्टडी कर रहा हूं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बन रहा है। कंसंट्रेटेड फोर्स या कंसंट्रेटेड लोड हम किसको कहते हैं कि हमारे पास जब जिस पॉइंट पे या जिस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रही है वो एरिया ऑफ स्टडी के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो जाए, तो फिर हम उसको कंसंट्रेटेड फोर्स के थ्रू डील करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास एरिया पूरे उसके लेंथ पे या एरिया पे या वॉल्यूम पे हमारे पास फोर्स क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। एरिया ऑफ स्टडी के मुकाबले में हम उसको इग्नोर न कर सके। एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के हमारे पास वो लेंथ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और हमारे पास वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अगर लेंथ पे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, बीम। हमारे पास बीम पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगती है, ऑल ओवर द लेंथ लग रही होती है स्लैब की वजह से। अगर आप और एरिया की एग्जांपल ले लें तो जैसे आपके पास रूफ होती है, रूफ पे अगर बर्फ पड़ जाए तो हमारे पास वो रूफ के पूरे एरिया पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम पे बात करें तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारे पास बॉडी के हर एक पॉइंट पे, पूरे के पूरे वॉल्यूम के हर एक पॉइंट पे क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। ये हमारे पास किसकी, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ओवर एन वॉल्यूम की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगी। अब हम फोर्स सिस्टम की बात करते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास कम से कम फोर्स हमारे पास क्या, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, रिएक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, मतलब मिनिमम दो बॉडीज है, दो फोर्सेस तो लाजमी होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रियल लाइफ में सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास फोर्स क्या है, एक फोर्स सिस्टम बना के, फोर्स सिस्टम से क्या बना है, ऐसी बॉडी जिस पर बहुत सी फोर्सेस लग रही हो।
ये है, इसमें इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है। इन सबको ये क्या है, फोर्स सिस्टम है। हमारे पास फोर्स सिस्टम बेसिकली दो तरह के होता है। अगर हम बिल्कुल बेसिक रिवीजन करें तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और एक नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास कोप्लेनर कौन से होते हैं, कि हमारे पास जिसमें फोर्सेस सारी की सारी किसी न किसी प्लेन में लाई करें। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। फोर्सेस सारी की सारी किसी न किसी प्लेन पे लाई करें। फॉर एग्जांपल इस पे हमारे पास कुछ फोर्सेस लग रही है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की एग्जांपल। नॉन कोप्लेनर की फोर्स सिस्टम की एग्जांपल, नॉन कोप्लेनर हमारे पास फोर्सेस किसी प्लेन में लाई ना करें। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। हमारे पास बेसिकली 3D डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 ही प्लेन होते हैं, या एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन। तो हमारे पास इन रियल लाइफ कोई भी सिस्टम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं होता ऑलमोस्ट। हमारे पास सारे के सारे सिस्टम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होते हैं, लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए नॉन कोप्लेनर को कोप्लेनर अज्यूम करके स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें, गाड़ी की एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज ये हमारे पास हमारी क्या है, गाड़ी है। तो इसके 4 टायर होंगे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। हमारे पास इन चारों टायरों पे बॉडी का वेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारे पास ये वाली जो दो फोर्सेज होंगी ये अपने प्लेन में लाई करेंगी। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन है, ये वाली दो फोर्सेज अपने प्लेन में लाई करेंगी। लेकिन जब हम गाड़ी को स्टडी करते हैं तो ट्राई तो अच्छी तो नहीं है, लेकिन जस्ट जब हम गाड़ी की स्टडी करते हैं तो हम गाड़ी को इस तरह ड्रा करते हैं और सिर्फ यहाँ पे दो फोर्सेस शो कर देते हैं और ये बॉडी का क्या कर देते हैं, वेट शो कर देते हैं। हम अज्यूम कर देते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी फोर्सेस किस में लाई कर रही है, एक प्लेन में लाई कर रही है। किस लिए, अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए। नॉन को प्लेनर में इनको डील करना, इनको रिजल्टिंग निकालना या इनका इफेक्ट को देखना हमारे पास बहुत मुश्किल होता है। तो हम नॉन कोप्लेनर सिस्टम को अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, कोप्लेनर सिस्टम है। और हम अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यदि मिनिमम अपने इस कोर्स में आप किसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को। अब हमारे पास फोर्सेस एक प्लेन में लाई करती हैं, ये बात तो खत्म होगी। तो उसके बाद वो हमारे पास उनके लाइन ऑफ एक्शन किस हिसाब से है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना पैरेलल कर रहे हैं। उस हिसाब से हमने क्या किया हुआ है, कोप्लेनर को भी क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो हमारे पास 4 फोर्स सिस्टम बनते हैं। सबसे पहले कोलिनियर, पैरेलल, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम और नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम या नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि सब अपने अपने नाम से इनका मतलब वाजे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर हमारे पास क्या मतलब है, लाइन में सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेज हैं वो उनका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या करे, सिंगल लाइन से पास हो। ये हमारे पास एक लाइन है, सारी की सारी जितनी भी फोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या करें, सेम लाइन से पास हो। अगर रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो हमारे पास कौन सा सिस्टम कोलिनियर होगा, तो अगर जब रस्साकशी खेलते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन रस्सी को उस तरफ खींच रहे होते हैं, कुछ पर्सन रस्सी को इस तरफ खींच रहे होते हैं। ओवरऑल उन सब का इफेक्ट हमारे पास जो खींचने का इफेक्ट होता है, फोर्स होती है, वो सारी की सारी उस रस्सी में लाइक कर देगी। मतलब वो जो रस्सी होती है, लाइन ऑफ एक्शन सारी की सारी फोर्सेज उस रस्सी से पास होती है, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहता है, वो उस रस्सी में रहता है, यानी कि सेम लाइन में रहते हैं। ये हमारे पास कोलिनियर की बेस्ट एग्जांपल है। पैरेलल फोर्स सिस्टम की सारी फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या पैरेलल हो। ये हमारे पास लाइक पैरेलल भी हो सकते हैं, कि मतलब सारी की सारी फोर्सेज का एक डायरेक्शन में हो, या अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह हो या कुछ इस तरह हो। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में आपके पास बीम है। बीम पे फोर्सेज हमारे पास इस तरह लग रही होती है, फोर्स की हमारे पास इस तरह लग रही है। हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, बीम। उसके बाद हमारे पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कंकरेंट फोर्स सिस्टम हमारे पास क्या है कि सबका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जब हमारे पास मिनिमम जब 2 फोर्सेज हो, तो जब वो हमारे पास पैरेलल ना हो तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास एक पॉइंट पे लाजमी इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हमारे पास क्या होना, उनका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना लाजमी होता है। ये कुछ इस तरह लग रही है, कुछ इस तरह लग रही है, कुछ इस तरह लग रही है। इन सब का एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना लाजमी होता है कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कंकरेंट फोर्स सिस्टम की एग्जांपल हम अपनी स्टडी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी एक अगर डिस्कस करते हैं तो हमारे पास अगर ये वाल है और इस पे क्या रखा हुआ है, एक सफेद को रखा हुआ है,
अगर इस पे फ्री बॉडी डायग्राम हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बताएं तो हमारे पास ये इस तरह बनेगी कि इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ से हमारे पास वाल की वजह से रिएक्शन आ रहा है और यहाँ से वाल की वजह से रिएक्शन आ रहा है। तो ये सारी की सारी फोर्सेस किसके एग्जांपल है? कंकरेंट फोर्स सिस्टम की एग्जांपल है। नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो हमारे पास दो फोर्सेस के लिए या तो वो पैरेलल होंगी या कंकरेंट होगी। अगर तीन हुई तो वो हमारे पास पैरेलल कंकरेंट या नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट भी हो सकती है, तीन या तीन से ज्यादा। तो हमारे पास न फोर्सेस किसी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और ना ही वो पैरेलल हो। अगर इसी को एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे एक फोर्सेस को इस तरह ड्रा कर दें, हमारे पास ये फोर्स इस तरह लग रही है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये तीनों फोर्सेस एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये तीनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपके पास दो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ रही है, दो जगह पे फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रही है। जब एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ कंकरेंट हो या एक से ज्यादा जगह पर बहुत सी फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो हमारे पास नॉन पैरेलल और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की एग्जांपल आता है। आज के लेक्चर के बारे में इतना ही बस। कल हम 6 बेसिक प्रिंसिपल, इसके अगले पार्ट में हम 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, देन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।